बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे दाएं तरफ जनाब राजा मोहसिन एजाज साहब हैं और बाएं तरफ जनाब फ़ख्र रहमान साहब। अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ये उम्मीद थी कि आज हो जाएगी इसकी समाअत मुकम्मल, क्योंकि यही इंदिया दिया था चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन फिर कल के लिए 11:30 बजे समाअत दोबारा होगी और आज बहुत गुफ्तगू हुई बहुत सारी चीज़ों पर। जजेस जो हैं आपस में इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े वाज़े हैं। कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई वकला और चीफ जस्टिस के बीच। मोहसिन एजाज साहब मौजूद थे कमरा अदालत में, इनसे शुरू करते हैं। मोहसिन, आज की हेडलाइन क्या है वहाँ की सारे दिन की हेयरिंग? देखें, आज की समाअत को 3 हिस्सों में हम लोग जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी, जो कि पाकिस्तान में वकला की सबसे बड़ी तंजीम के सदर हैं। वो आए, उन्होंने अपने दलाइल दिए, लेकिन दलाइल में उन्होंने भी वही बात की कि जी पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में वो इस तरह मुदाखलत करती। लेकिन जो सबसे अहम मेरे ख्याल में जो पॉइंट आया उस पूरे उन आर्गूमेंट्स के दौरान, एक मौके पर जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुखातिब करते हुए ये बात की कि आप क्या तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो जैसे मैंने पहले बताया वकला की सबसे बड़ी तंजीम के नुमाइंदा हैं। और दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी इतने भोले नहीं हैं। एक्चुअली ये जो उन्होंने बात कही वो एक तरह से मैं ये समझता हूँ बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड टॉन्टिंग टोन थी, ये टॉन्ट थी सारा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन कमाल मैं समझता हूँ कि तहम्मुल का मुजाहरा किया नहीं। तो आमतौर पे वकला, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ वकला तो ऐसे भी हैं कि जो बदतमीज़ी करने के लिए ही उन्हें बात सियासी जमातें हायर करती हैं, लेकर आ जाती हैं। और लेकिन सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने कमाल तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़ी आराम से उन्होंने कहा नहीं, मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ पर जो है वो दलाइल दे रहा हूँ। उन्होंने अपने दलाइल में यही बात की कि ऐसा इख्तियार नहीं था पार्लियामेंट के पास। और उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के वकील ने भी एक और बात भी हुई चीफ जस्टिस साहब की जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ। उन्होंने कहा कि आपने इसको एजिटेट नहीं किया, आपने कोई इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी। तो जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि पड़ी हुई तो है हमारी, पड़ी है वो 90 दिनों में इंतखाब कराने की, वो तो आपने लगाई नहीं। तो एक खासा वहाँ पर भी मतलब एक तकरार हम उसे कह सकते हैं कि हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज फिर देखें, जब रोका गया जजेस को सवालात करने से, एक सॉर्ट ऑफ रोका ही गया। ये दूसरा हिस्सा सबसे अहम था, जिस पर फिर एक ऐसा मौका भी आया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि जजेस जो बेंच में शामिल हैं, सवाल करना उनका हक है। और फिर जो दूसरा वक्फा था आज के डे का, उससे थोड़ी देर पहले एक पर्ची भी जस्टिस मुनीब साहब ने जस्टिस एजाज साहब को दी और जस्टिस एजाज साहब ने फिर आगे वो चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचा दी। अब उस पर्ची पर मुमकिन तौर पर क्या लिखा हो सकता है, उसमें शायद इसी हवाले से कोई बात थी कि अगर हम बेंच में बैठे हुए हैं तो फिर हम सवालात पूछने का हक रखते हैं। और देखें, इस चीज़ का फैसला आप सब लोगों ने करना है। आप सब लोग ये बराह रास्त नशरियात देख रहे हैं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं कि क्या जो जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो सवालात उठाए, क्या वो वैलिड थे या नहीं थे। अब जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर देखें अदालत को असिस्ट किया जाता रहा, आज भी जो 2 सवालात किए जाते रहे। एक तो ये था कि जी बताएं, जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जजेस ने पूछा, उन्होंने कहा कि जी क्या पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। लेकिन जब आपने आइन अमेंड करना हो तो आपने उसको, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और हम इस डिबेट में तो नहीं जा रहे कि वो पार्लियामेंट मुकम्मल थी नहीं थी मुकम्मल, उसका अपोजिशन लीडर बाद में उस वक्त की हुक्मरान पार्टी में शामिल हो गया, ये तो सारी अलग बातें हैं। लेकिन जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और उसके बगैर जो कानून साजी की जाती है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। फिर देखें उस वक्त के जो हालात थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये ला के एहतजाजी मुजाहरे होते रहे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस के बारे में सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर बातें की जाती रहीं। वो तकरीरें स्पीकरों में करते थे और कोर्ट रूम 1 में केस चल रहा था। आई गेस इलेक्शंस वाला, समी साहब आप भी थे,
वो नजरसानी केस और अंदर आवाजें आ रही होती थी। बिल्कुल ये बात आपकी तो सही है। ये उन हालात में फिर आपने एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो हर बंदे को नजर आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए आप देखें बेंच बनाना जो है वो पार्लियामेंट को तो नहीं इख्तियार दिया जा सकता कि पार्लियामेंट फैसला करे। इस तरह तो देखें जिस भी हुकूमत के खिलाफ अगर अदलिया जाएगी तो वो तो फिर वहां पे कानून साजी शुरू कर देगी और ये रास्ता खुल जाएगा, फ्लड गेट खुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा फखर, एक मौके पर ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनके बारे में आप बात ना करें। ये जिस वक्त सलाउद्दीन साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वेरी करता है कोर्ट टू कोर्ट, जो बेंच बनाने का, यानी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट्स में बेहतर बेंच बनते हैं, तो सलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये वेरी करता है कोर्ट टू कोर्ट, और उसमें चीफ जस्टिस का भी हवाला दिया। तो उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप उनका जिक्र ना करें। काजी साहब ने नहीं रोका, जबकि मैं पिछली हेयरिंग में मैं देख रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब का एक नाम आया तो तड़प के बोले थे काजी साहब कि बिल्कुल यहाँ पर जो शख्स मौजूद नहीं आप उसका नाम ना लें। कुछ आपने महसूस किया ये? जी देखें, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जो समाअत है, एक तो ये लाइव जा रही है, पूरी कौम जो है ना वो देख रही है, पता नहीं देख रही भी है कि नहीं देख रही, लेकिन ये है कि ये नशरियात जो है सरकारी टीवी के ऊपर लाइव जा रही है। पहली जो थी वो तमाम मीडिया चैनल्स ने लाइव कट की थी और 8 घंटे से ज़ायद की नशरियात जो थी बराह रास्त देखी गई। एक चीज़ जो अब तक की समाअत में सामने आई है वो ये है कि हम पहले जुडिशियल एक्टिविज़म की बात करते थे, अब हमें जुडिशियल डिक्टेटरशिप कहीं नज़र आना शुरू हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को डिवॉल्व करना चाहते हैं मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब, उनके अपने रवैये के ऊपर जो वकला की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं, और आज ख़ास तौर पे जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जो थे इम्तियाज़ साहब, उनकी जानिब से जिस तरह से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया गया, और जिस तरह से हमने देखा कि आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ जो कंडक्ट था, तो इसको अगर हम सामने रखें, और फिर जिस तरह आपने देखा कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो थे जस्टिस मुनीब, उन्होंने पर्ची भी लिखी, तो मुनीब साहब को भी सवाल करने से काजी साहब ने रोका, तो जिस पर ये सारा हुआ। जी हाँ, तो बात कहने की ये है कि एक हियरिंग में हमने सुना था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नायल कर दिया जाए तो उनके पास अपील का हक़ ना हो, तो रेफरेंस तो हमें साफ नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट सामने आ रहा है, यानी कि अगर एक पार्टी के हवाले से बातचीत हो रही हो तो वो उन सवालात को भी पज़िराई के अंदाज में आगे बढ़ने की मोहलत प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि वकला को उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स तो देने ही नहीं दिए, और फिर सवालात की ये लग रहा था कि जो देखिए फखर भाई, मैं एक चीज़ समीर साहब माजरत के साथ ऐड करूंगा कि ख्वाजा तारिक साहब के हवाले से भी आज जो फखर भाई जो बात की है कमरा अदालत में इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कि मैं इनके रवैये की वजह से कोर्ट में नहीं आ रहा, तो देखिए अगर ये भी सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि फिर वो कहाँ पे जाके रुकेगा। देखें ये पूरा वाक़या, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि जब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आए आर्गूमेंट के लिए तो उनको इग्नोर किया चीफ जस्टिस साहब ने और अटर्नी जनरल को बुला लिया। इम्तियाज़ साहब बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मैंने सुनना, इसलिए कि आप अपना बयान दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा अभी मैंने कुछ बयान देना है, तो उन्होंने फ़ैसला पढ़ दिया चीफ जस्टिस साहब ने। उसमें भी था कि पार्टली आपने इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने अपना आर्गुमेंट दिया साहब ने तो उसी वक्त कहा कि ये ऑर्डर कब पास हुआ। जी हाँ, कब यानी कि उनको ऑर्डर का पता ही नहीं था। अच्छा, जब वो पढ़ा तो उसमें ये एडमिटेड था कि पार्टली सुना गया उनको इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को। तो उन्होंने कहा क्या बैठ जाएं, तो और फिर जब बात आगे बढ़ी कि आप ये बात तमीज़ से कर सकते थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो कहा उन्होंने इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कि आप अपने असलूब को तो देखें, आपका असलूब ठीक नहीं है। और सीनियर लॉयर हैं ख्वाजा तारिक रहीम, आज वो बतौर एहतजाज नहीं आए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है आप उनके बारे में बात ना करें। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे ख्वाजा तारिक रहीम साहब मेरे सीनियर कुलीग हैं, मुझे उन्होंने ये हदायत की कि मैं आपके नोटिस में ये लेके आऊँ कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि आपका रवैया ठीक नहीं है। तो ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल थी फखर। बिल्कुल, देखें एक बात जो चीफ जस्टिस साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब से की कि क्या आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये एक ऐसी बात है कि ऑलरेडी पीटीआई की जानिब से भंडारी साहब जो थे
वो अपने दलाइल दे चुके हैं। ये नहीं है कि पीटीआई की जानिब से किसी ने दलाइल नहीं दिए या पीटीआई की जानिब से कोई मामला कोर्ट में आया नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से अभी मोहसिन भी बता रहे थे कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट नहीं कर सकती। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी का जो कानून है, जो वो ये कानून भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, यानी आइन ने ही पार्लियामेंट के इख्तियारात को रेगुलेट करना है। अब आइन कहता है कि अगर आपने आइन में तरमीम करनी है, मुझ में कोई तरमीम करनी है, तो 2/3 के ज़रिए करनी है, एक सिंपल एक्ट के ज़रिए नहीं हो सकती। तो अगर आप यकसर उसको सरफ नज़र कर दें और आप कहेंगे जी ओवर राइडिंग है, या जिस तरह से कल बहस हो रही थी कि एनेबलिंग लॉ, भाई एक्ट इज़ नॉट एन एनेबलिंग लॉ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं अदालती फ़ैसलों को नहीं मानता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक चलूँगा। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि 2/3 के तहत जो है ना वो आप 184(3) में तरमीम कर सकते हैं, और फिर अगर किसी को अपील का हक़ देना है तो वो इस तरह से दिया जा सकता है। लेकिन अब तक ये मामलात अब क्लियर हो गए हैं कि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि मामला यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक है आपकी, हाँ समझ जो इख्तियारात को करना है, मामला यहाँ पर कुछ और हो गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि सलाउद्दीन साहब जो अपने दलाइल दे रहे थे और चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से वो कर रहे थे, अब तो एजिटेशन जो है वो रैंक एंड फाइल जो है वो जजेस की, उसके अंदर भी सलाहियत इख्तियार कर चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये मोहसिन 2-3 बातें बड़ी इसमें अहम हैं। एक तो ये बताइए कि जो जजेस के सवालात हैं उससे आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि बेंच जो है उसकी तकसीम कैसे है, और फ़ैसला जो है उसमें जो नंबर है, आपकी असेसमेंट, ज़ाहिर है फ़ैसला तो जजेस अब लिखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा रुझान का अंदाज़ा हो जाता है। क्या आपकी असेसमेंट है इस सब इसमें असेसमेंट वाली और ये तो देखें बात ही कोई नहीं है, ये तो हर बंदे को पता है, इट्स अ राइटिंग ऑन अ वॉल। सबको पता है, जिस तरह वो पहले साबका दौर में कुछ लोग इल्ज़ामात आयद करते होते थे, हम ख्याल जजेस, और ये पहले से ही पता है फ़ैसला क्या आएगा। वो जब उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला केस बना तो केस चला जब सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पहले से ही पता था लोगों को कि यार इस तरह की कोई चीज़ें होनी है, और वो ऐसे रिमार्क्स आए कि जिससे अभी तक मतलब लोग हैरान है कि ये देखें, जब आप किसी के पास दरख्वास्त लेके जाते हैं, अर्जी चिट्ठी लेके जाते हैं, मिन्नत तरलाई होता है ना, तो आप और रिलीफ मिले ना मिले, एटलीस्ट दिलासा आपको ज़रूर मिल जाता है। लेकिन उस दिन जिस तरह की बातें हुई तो वो बड़ा अजीब सा था, वो पहले से ही पता था कि ये होना है, मेरे लिए कम अज़ कम हैरान कुन नहीं था। इसी तरह आप पूछ रहे हैं इस फैसले की, तो डिवीज़न बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इस बेंच के अंदर भी अभी तक इस फैसले के हवाले से अगर आप देखें तो वो इस तरह से है कि वही पहले ये जब केस चला तो 8 रुकनी एक बेंच था, 8 मेंबर बेंच के में से चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं, अब 7 जजेस रह गए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, लोग तो कहते हैं नहीं उन 7 में से शायद एक आता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो 7 के 7 जो है वो एक साइड पे होंगे, और वो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत समझते हैं, और वो इसको एक्ट को यानी एक्ट के ख़िलाफ़ ही फैसला देंगे। बाकी जो है वो देखें, अब पार्लियामेंट की तरफ से अब अदलिया के इख्तियारात में जो दूसरी साइड है वहाँ से मोस्ट लाइकली ऐसा ही लग रहा है कि वो उनका ये कहेंगे कि जी पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती थी, ये कानून बिल्कुल ठीक है। तो 7 इस तरफ हैं, 8 उस तरफ हैं। ठीक है। अच्छा फ़खर, सलाउद्दीन साहब को मैं सुन रहा था, आज उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नज़रसानी की अपील दायर नहीं की थी उनके पास इस एक्ट की सूरत में अपील का हक़ आ गया। जिनकी नज़रसानी की रिजेक्ट हो चुकी वो तो शायद उससे फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन जिनकी नहीं हुई तो उसमें जहांगीर तरीन साहब की तो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो फ़ाइल ही नहीं की थी। तो जो आज सलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू है उससे तो ये लगा है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ अगर ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करती है कि ये एक्ट इफेक्टिव हो जाता है तो फिर तो अपील का हक़ नवाज़ शरीफ साहब को मिल जाएगा। देखिए, हमने बहुत सारे केसेस देखे, जैसे कि जो त्यारा हाईजैकिंग केस था उसमें जब मियाँ नवाज़ शरीफ 2007 में गालिबन मुझे याद पड़ रहा है कि जब वो ख़ुद साख्ता जलावतनी से वापस आए थे तो उस वक़्त उन्होंने आकर जो थी वो एक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, और उनका ये कहना था कि जी मुझे तो मुल्क से बाहर
भेजा गया था। 9 साल के बाद जी हाँ, कंडोन हो गई थी वो। तो वो उनको कंडोनेशन करके उनको अपील का हक जो था ना वो मिल गया था। लेकिन ये जो केस है जिसमें वो ताहयात नायर हुए हैं, इसके अंदर 30 दिन के अंदर आपने रिव्यू की पिटीशन जो है वो दायर करनी होती है, लेकिन वो रिव्यू की पिटीशन जो थी वो दायर नहीं हुई है। तो ये आर्गूमेंट देना कि जनाब क्योंकि रिव्यू का हक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो वो आज तक उनके पास हक जो है ना वो सेफ़ है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि मैंने देखी हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतने सालों के बाद जो है ना यकसर उनको कंडोन करके और उनको जो है ना रिव्यू के का दरवाज़ा खोल दे अगर अपील का दरवाज़ा बंद होता है। ये सारा मामला जो है ये देखें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सारा मामला चल रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से कोई ताल्लुक वास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी एक पॉलिटिकल कैंपेन है कि किस तरह से एक शख्स के लिए जो है पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई है। वरना आप देखें कि 184(3) तो है ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आवाम के मुफाद में या आवाम को रिलीफ ना मिल रहा हो। और इस केस में एक पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करें, वो ये है कि वज़ीर आज़म जब झूठ बोले तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता, और ख़ास तौर पे जो 3 दफ़ा इस मनसब पर फाइज रहा हो और जो बैरून मुल्क अकामा छुपा के रखता हो, तो वो किस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात में जो है ना आवाम को यकीन दहानी करा सकता है, उसके ऊपर कैसे एतमाद किया जा सकता है। यही वजह थी कि उनको ये डिक्लेयर किया गया कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। अच्छा मोहसिन, एक चीज़ जो लाइव ट्रांसमिशन में हमने देखा कि काजी फायज ईसा साहब बार बार गुस्से में आ जाते हैं, टेम्परामेंट के लिहाज से थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अगर उन्हें कोई चीज़ नापसंद हो तो उसका इजहार भी बड़ा बरमला करते हैं। तो एक जो आगे जाके जो एक डिवीज़न थी अगर उसको इन्होंने ख़त्म करना है, सबको साथ लेके चलना है, तो वो एरिया मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, और ये तो लाइव ट्रांसमिशन में तो फिर भी बड़ा कंट्रोल्ड होता है क्योंकि अब हम कैमरे के सामने बैठे हैं समी साहब, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा बहुत सारी गुफ्तगू में भी बंदा एहतियात का मुजाहरा करता है। लेकिन जब आप वैसे देखें, वैसे भी तो डेली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, उस दिन तो कैमरा लगा हुआ नहीं होता, तो ये भी डेली होता है, वकला पर गुस्से का इजहार किया जाता है। और पिछले हफ्ते एक केस की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फ़ाइन होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा बरहमी का भी उन पर इजहार किया गया और ये कहा गया कि आपको पता ही कुछ नहीं है, और काफ़ी इस तरह की बातें। इसी तरह दीगर जो वकला पेश होते हैं, आम दरख्वास्त गुजार, ये तो चलें एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनके हवाले से भी ऐसे ही बातें कि कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये टेम्परामेंट की तरफ आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। ये अगर आपने ये जो एक आम तासुर है आम आवाम में भी कि डिवीजन के हवाले से, तो अगर ये कम करना है तो मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ा सा बेहतर टेम्परामेंट चाहिए होगा। बेहतर टेम्परामेंट। बहरहाल एक चीज़ मैं फ़खर साहब से कहूँगा कि वो ज़रा लोगों को बताएं। एक बात आम तौर पर फ़खर भाई की जाती है कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया गया था। ये बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया था या फैक्ट छुपाने पर निकाला गया था? ये फैक्ट्स छुपाने पर जो था ना, आप देखें वो जो अकामा जो है वो उसकी बुनियाद पर अकाउंट खुला और उस अकाउंट में लाखों डॉलर ट्रांसफ़र हुए जिनकी कोई रसीद नहीं है, और तनख्वाह जो है वो तो इन्होंने इशू बनाया पॉलिटिकल। देखे ना, जब प्राइम मिनिस्टर कोई हरफ लेता है या वजीर कोई हरफ लेता है या MNA वो लेता है तो वो बाकायदा कहते हैं कि आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो होल्ड नहीं कर सकते। और ये तो मनसब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का है, यानी वज़ारत उज़्मा का मनसब है। आप कैसे एक तरफ एक मुल्क के वज़ीर आज़म है और दूसरी तरफ आप अकामा होल्डर हैं, यानी शर्म से डूब मरने की बात है। एक जो गुस्से वाली बात आप कर रहे थे, देखिए जुडिशल प्रॉपर्टी ये होती है कि कहीं पे भी अगर जज साहब जो हैं वो गुस्से का इजहार कर दें या कहीं पे वो इस तरह की जानिबदारी और बायस शो कर दें तो वो तो फिर सारा इंसाफ के तकाजे ही ख़त्म हो जाते हैं और फिर उनका उस बेंच में बैठने का हक ही ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये आज जो कुछ हुआ आपने सुना। एक चीज़ जाते जाते मैंने भी जो देखा वहाँ पर जो लोग जो वकला ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं, उनके साथ काजी फायज़ ईसा साहब का जो रवैया, बड़ी जल्दी उनकी बातों पर गुस्सा भी आ रहा था और कहते थे आगे करें, सुन ली आपकी बात, अगला पॉइंट बयान करें, और ये यानी वो थोड़ा उनके गुस्से का वो निशाना बन रहे थे, थोड़ा हार्ड टॉक उनके साथ हो रही थी। लेकिन जो ये कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा अच्छा एक्ट है,
तो उनके लिए बहुत उनके जो बाजू थे वो खुले थे। बहरहाल कल 11:30 बजे फिर समाअत होगी इंशाल्लाह। कल फिर आपके पास आएंगे, हाज़िर खिदमत होंगे और जो फ़ैसला हुआ उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।